नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो किसी भी देश की तरक्की का असली आईना होता है। और हाँ, सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से तो ये बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक्स की। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या किसी देश की ऊंची जीडीपी मतलब अरबों खरबों की अर्थव्यवस्था ही उसके विकास की गारंटी है, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि सोशल इकोनॉमिक्स है क्या, फिर जानेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। इसके बाद चाणक्य के अर्थशास्त्र से इसका क्या कनेक्शन है वो देखेंगे, और सबसे अहम, परीक्षा में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और हाँ, अंत में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सोशल इकोनॉमिक्स आखिर है क्या? देखिए, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये समाज और अर्थव्यवस्था का एक संगम है। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सोशल यानी हमारा समाज और इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो सोशल इकोनॉमिक्स इस बात की स्टडी है कि आर्थिक गतिविधियां, मतलब जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है, उसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, और ठीक वैसे ही हमारे समाज का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। मतलब ये पैसा और इंसानियत के बीच के रिश्ते को खंगालता है। अब देखिए, जो पारंपरिक इकोनॉमिक्स है वो ज्यादातर जीडीपी, नेशनल इनकम, इन जैसे आंकड़ों पर ही ध्यान देता है। लेकिन सोशल इकोनॉमिक्स इन आंकड़ों से एक कदम आगे जाकर देखता है। वो ये पूछता है कि ठीक है, पैसा तो बढ़ा, पर क्या उस पैसे से लोगों की जिंदगी बेहतर हुई? क्या उन्हें अच्छी शिक्षा मिली, बेहतर स्वास्थ्य मिला, सामाजिक सुरक्षा मिली? बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई, हमें सोशल इकोनॉमिक्स की आखिर जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमें मिलता है विकास के 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों में। पहला स्तंभ है असली विकास को मापना। जरा इस चार्ट को देखिए। हो सकता है कि देश की जीडीपी तो 10% की रॉकेट स्पीड से बढ़ रही हो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में बढ़ोतरी सिर्फ 3 से 4% की हो। सोशो इकोनॉमिक्स हमें विकास का यही अधूरा सच दिखाता है। ये बताता है कि तरक्की का फायदा असल में आम आदमी तक पहुंच भी रहा है या नहीं। और दूसरा स्तंभ है समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को समझना। सोशियो इकोनॉमिक्स ये बहुत जरूरी सवाल पूछता है कि देश तो तरक्की कर रहा है, पर इस तरक्की का फायदा किसे मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की सारी दौलत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है? जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो तस्वीर दिखाता है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। यहाँ दिख रहा है कि देश की 70% संपत्ति सिर्फ ऊपर के 10% लोगों के पास है, जबकि नीचे की 50% आबादी, मतलब आधी जनसंख्या के पास सिर्फ 5% संपत्ति है। सोशो इकोनॉमिक्स हमें धन के इसी बंटवारे का विश्लेषण करने में मदद करता है, जो सिर्फ जीडीपी के आंकड़े कभी नहीं बता सकते। और तीसरा और बहुत ही अहम स्तंभ है ऐसी नीतियां बनाना जो सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी कामयाब हों। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए शराबबंदी की नीति लागू होती है, तो इसका आर्थिक प्रभाव शायद नकारात्मक हो, जैसे सरकार को टैक्स का नुकसान होगा, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव बहुत सकारात्मक हो सकता है, जैसे परिवारों की भलाई होगी, अपराध में कमी आएगी। सोशो इकोनॉमिक्स सरकार की मदद करता है कि वो इन दोनों पहलुओं के बीच एक सही संतुलन बना पाए। अब इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं। ये आपके उत्तरों को एक अलग ही गहराई दे सकता है। चलिए समय में पीछे चलते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र की ओर। सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा था, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम। इसका बहुत सरल सा अर्थ है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। सच पूछिए तो ये सोशल इकोनॉमिक्स का शायद सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चाणक्य ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि एक राज्य का खजाना सिर्फ टैक्स वसूलने से नहीं भरता। खजाना तब भरता है जब उस राज्य की प्रजा खुशहाल हो, सुरक्षित महसूस करे और उसे न्याय मिले। सीधी सी बात है, एक खुशहाल समाज ही एक समृद्ध राज्य की नींव होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल अपनी परीक्षा में कैसे करना है? ये सोशल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपके उत्तरों को और बेहतर कैसे बना सकता है?
यहाँ कुछ बहुत काम के बिंदु हैं। आप सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करते समय उनके आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रभावों को दिखा सकते हैं। जीडीपी से आगे बढ़कर विकास के दूसरे मॉडलों के लिए तर्क दे सकते हैं। असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों का आर्थिक नजरिए से विश्लेषण कर सकते हैं। चाणक्य जैसे ऐतिहासिक उदाहरण देकर अपने तर्क को वजनदार बना सकते हैं। और आखिर में एक बैलेंस्ड, एक समग्र निष्कर्ष दे सकते हैं। चलिए, जाने से पहले अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं ताकि सारी मुख्य बातें दिमाग में बैठ जाएं। सोशल इकोनॉमिक्स को समझने का ढांचा बहुत सरल है। सबसे पहले इसे समाज और अर्थव्यवस्था के रिश्ते के तौर पर परिभाषित करें। इसके बाद जीडीपी के आंकड़ों से आगे जाकर असमानता और लोगों के कल्याण का विश्लेषण करें। फिर इसे पॉलिसी बनाने और चाणक्य जैसे ऐतिहासिक संदर्भों में लागू करके दिखाएं। और आखिर में हमेशा एक समग्र विकास पर जोर देते हुए अपना निष्कर्ष दें। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली बार जब भी कोई विकास की बात करे तो सिर्फ आंकड़ों में मत उलझिएगा। सवाल पूछिएगा, ये विकास आखिर किसका हो रहा है और किसकी कीमत पर? क्योंकि असली विकास तो वही है जो समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे।